नमस्कार दोस्तों, सुन लो यूपीएससी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों में एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपको मध्यकालीन दक्षिण भारत के दिल में ले जाएगी। बिल्कुल। एक ऐसा दौर जब दो विशालकाय साम्राज्य विजयनगर और बहमनी अपनी पूरी शक्ति के साथ दक्कन के पठार पर छाए हुए थे। लगभग 200 साल, सोचिए 2 सदियों तक। हाँ, और ये सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति और हाँ, सत्ता के बदलते समीकरणों की एक बहुत ही दिलचस्प दास्तान है। और इसी दौर में जब ये दो भारतीय शक्तियां आपस में उलझी हुई थीं, समुद्र के रास्ते एक नई ताकत दस्तक दे रही थी, पुर्तगाली। सही कहा। तो आज हम जिस अध्याय की गहराइयों में उतरने वाले हैं वो है चैप्टर 9, द एज ऑफ विजयनगर एंड द बहमनिड्स एंड द कमिंग ऑफ द पोर्चुगीज, जिसका कालखंड मोटे तौर पर 1350 से 1565 ईस्वी तक माना जाता है। 1350 से 1565। और हमारा मकसद है इस पूरे चैप्टर को परत दर परत खोलना। बिल्कुल। शुरू से विजयनगर और बहमनी की स्थापना से लेकर उनके चरम और फिर पतन तक। बिल्कुल। और साथ ही पुर्तगालियों के आगमन के पीछे के कारण और उनके शुरुआती प्रभाव को भी समझेंगे। हाँ, कोशिश रहेगी कि कोई भी पहलू अछूता न रहे, ताकि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से आपकी तैयारी एकदम ठोस हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों साम्राज्यों के उदय की। स्रोत का शुरुआती हिस्सा बताता है कि विंध्य के दक्षिण में लगभग 200 वर्षों तक इन दो साम्राज्यों का दबदबा रहा। बिल्कुल। विजयनगर और बहमनी। और ये वो जमाना था जब उत्तर भारत में थोड़ी अस्थिरता थी, विघटनकारी ताकतें हावी थी, लेकिन दक्षिण में, दक्कन में हमें अपेक्षाकृत स्थिर सरकारें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल। इन साम्राज्यों ने शानदार राजधानियां बसाईं, शहर विकसित किए, कला और साहित्य को बढ़ावा दिया, कानून व्यवस्था स्थापित की और व्यापार और हस्तशिल्प को भी काफी प्रोत्साहन मिला। लेकिन अंततः इनका पतन भी हुआ। बहमनी साम्राज्य तो 15वीं सदी के अंत तक ही, मतलब करीब 1500 के आसपास टूटने लगा था। और विजयनगर का पतन थोड़ा बाद में हुआ। 1565 में बन्नी हट्टी, या जिसे तालीकोटा का युद्ध कहते हैं, उसमें निर्णायक हार के लगभग 50 साल बाद धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया। तो इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय परिदृश्य को कैसे बदला? दो बड़ी घटनाएं एक साथ हो रही थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। दक्षिण में पुर्तगालियों का आना और उत्तर भारत में मुगलों का उदय, ये दोनों ताकतें आगे चलकर भारत के एक नए दौर के एकीकरण का कारण बनी। और पुर्तगालियों का आना वो सिर्फ व्यापार के लिए नहीं था शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका आना एक बड़े बदलाव का संकेत था। ये एशिया की भूमि आधारित शक्तियों और यूरोप की समुद्री शक्तियों के बीच एक लंबे टकराव की शुरुआत थी, जो आगे कई सदियों तक चलना था। तो चलिए पहले विजयनगर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसकी नींव किसने और कैसे रखी? अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की नींव दो भाइयों ने रखी थी, हरिहर और बुक्का। नाम याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का। ये 5 भाइयों के परिवार से थे। अच्छा, और इनका इतिहास क्या था? मतलब ये अचानक कहाँ से आए? देखिए, इनकी पृष्ठभूमि भी दिलचस्प है। पहले ये वारंगल के काकतीय राजाओं के सामंत, मतलब फ्यूडेटरीज हुआ करते थे। बाद में ये आधुनिक कर्नाटक के कांपली राज्य में मंत्री बन गए। कांपले, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के समय का जिक्र आता है। सही। मोहम्मद तुगलक ने कांपली पर हमला किया और हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया गया। कहा जाता है कि उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया। हालांकि इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि यह सच है, जबकि कुछ कहते हैं कि वे कर्नाटक के स्थानीय नायक थे जिन्होंने तुर्की शासन का विरोध किया था और धर्मांतरण की बात बाद में जोड़ी गई। ये विवाद तो है, लेकिन फिर वो वापस हिंदू कैसे बने? माना जाता है कि उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया और फिर गुरु विद्यारण्य के प्रभाव में आकर उन्होंने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया। अब फिर उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। हाँ, 1336 में 1336 उन्होंने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर विजयनगर शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो स्थापना के तुरंत बाद ही संघर्ष शुरू हो गए होंगे? बिल्कुल। हरिहर का राज्याभिषेक 1336 में हुआ और उन्हें तुरंत ही मैसूर के होयसल शासक और मदुरई के सुल्तान से निपटना पड़ा। होयसल, वो तो पुरानी ताकत थे। हाँ, लेकिन हरिहर ने होयसल शासक को हरा दिया। कहा जाता है कि होयसल शासक की बड़ी क्रूरता से हत्या की गई और उसके राज्य को विजयनगर में मिला लिया गया। बाप रे, शुरुआत तो काफी हिंसक रही। मध्यकाल में सत्ता संघर्ष ऐसे ही होते थे। फिर हरिहर और बुक्का ने अपने भाइयों और रिश्तेदारों की मदद से राज्य का विस्तार करना शुरू किया। 1356 में हरिहर की मृत्यु के बाद बुक्का शासक बना।
जो 1377 तक रहा, 1356 से 1377। और बुक्का के समय में भी विस्तार जारी रहा। हाँ, उसने दक्षिण और उत्तर दोनों दिशाओं में शक्ति बढ़ाई। दक्षिण में उसका मुख्य मुकाबला मदुरै के सुल्तान से था। ये संघर्ष लगभग 4 दशकों तक चला। 4 दशक, काफी लंबा संघर्ष। बिल्कुल, लेकिन अंततः 1377 तक बुक्का मदुरै सल्तनत का पूरी तरह सफाया करने में कामयाब रहा। तो विजयनगर का प्रभाव कहाँ तक फैल गया था? अब विजयनगर दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज कर रहा था। इसमें पूरा तमिल देश, चेर यानी केरल का इलाका और रामेश्वरम तक का क्षेत्र शामिल था। एक विशाल साम्राज्य बन चुका था यह। लेकिन उत्तर में एक और ताकत उभर रही थी, है ना? सही। उत्तर में उनका सामना एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी से हुआ, बहमनी साम्राज्य, जिसकी स्थापना 1347 में हुई थी। 1347? हाँ, विजयनगर की स्थापना के करीब 11 साल बाद। इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। वो मूल रूप से एक अफगान साहसी था। अच्छा। मैंने कहीं हसन गंगू का नाम भी सुना है। हाँ, वो उसी का नाम है। कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में वो गंगू नाम के एक ब्राह्मण की सेवा में था, इसीलिए वो हसन गंगू के नाम से मशहूर हो गया। तो फिर उसने अपना नाम बदल लिया? जब वो सुल्तान बना तो उसने उपाधि धारण की, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अब इस बहमन शाह नाम की उत्पत्ति पर भी थोड़ी बहस है। अच्छा, क्या बहस है? इतिहासकार फरिश्ता इसे ईरान के एक पौराणिक राजा बहमन शाह से जोड़ता है, लेकिन कुछ का मानना है कि उसने अपने पुराने संरक्षक ब्राह्मण गंगू को श्रद्धांजलि देने के लिए ये नाम अपनाया। मतलब बहमन शायद ब्राह्मण का ही एक रूप हो। दिलचस्प है। तो अब दक्कन में 2 बड़ी ताकतें आमने सामने थी, विजयनगर और बहमनी। इनके बीच टकराव की मुख्य वजह क्या थी? वो कौन से इलाके थे जिन पर दोनों कब्जा करना चाहते थे? देखिए, 3 प्रमुख क्षेत्र थे जहां इनके हित सीधे टकराते थे। ये समझना बहुत जरूरी है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण था तुंगभद्रा दोआब, मतलब 2 नदियों के बीच का इलाका। हाँ, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र। ये करीब 30,000 वर्ग मील का इलाका था। बहुत उपजाऊ, संसाधनों से भरपूर। इसका आर्थिक और सामरिक महत्व बहुत ज्यादा था। और इतिहास गवाह है, इस इलाके के लिए पहले भी चालुक्यों और चोलों, फिर यादवों और होयसलों के बीच लड़ाइयां हुई थीं। अच्छा, तो ये एक पारंपरिक संघर्ष का मैदान था। और दूसरा क्षेत्र? दूसरा था कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ये भी अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र था और यहाँ कई महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जिनसे विदेशी व्यापार होता था। इस डेल्टा पर नियंत्रण की लड़ाई अक्सर तुंगभद्रा दोआब के संघर्ष से जुड़ी रहती थी। उपजाऊ जमीन और व्यापार। और तीसरा था मराठवाड़ा देश, खासतौर पर वो इलाके जिनसे कोंकण तट तक पहुंचा जा सकता था और कोंकण पर नियंत्रण रखा जा सकता था। कोंकण, पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच की पट्टी। बिल्कुल, ये संकरी पट्टी बहुत उपजाऊ थी और इसमें गोवा जैसा महत्वपूर्ण बंदरगाह भी शामिल था। गोवा क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि यहीं से ईरान और इराक से बेहतरीन घोड़े आयात किए जाते थे, और घोड़े उस जमाने की सेना के लिए कितने जरूरी थे ये तो हम जानते ही हैं। खासकर विजयनगर के लिए ये घोड़ों का आयात बहुत मायने रखता था। तो मतलब उपजाऊ जमीन, व्यापार मार्ग, बंदरगाह और घोड़े, इन्हीं चीजों के लिए ये दोनों साम्राज्य लगभग 200 साल तक लड़ते रहे। हाँ, मोटे तौर पर यही वजह थी। ये लड़ाइयां लगभग तब तक चलती रहीं जब तक ये दोनों राज्य मौजूद रहे। लगातार युद्ध होते रहे। और इन युद्धों का नतीजा क्या होता था? जाहिर है विनाशकारी ही होता होगा। बहुत ज्यादा विनाश होता था। जनधन की भारी हानि होती थी। जिन इलाकों पर कब्जा होता था या जो पड़ोसी इलाके होते थे, वहां भयानक तबाही मचती थी। शहरों और गांवों को लूट लिया जाता था, जला दिया जाता था, औरतों और बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया जाता था। उफ, ये तो बहुत भयानक है। कोई खास उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे 1367 बुक्का प्रथम ने मुदकल के किले पर हमला किया और गुस्से में आकर उसने किले की पूरी गैरिसन, मतलब सारे सैनिकों का कत्लेआम कर दिया। सिर्फ एक सैनिक बच पाया जो भागकर बहमनी सुल्तान तक खबर ले गया। और बहमनी सुल्तान ने क्या किया? सुल्तान गुस्से से पागल हो गया। उसने कसम खाई कि जब तक वो 1 लाख हिंदुओं का वध नहीं कर लेगा तब तक तलवार म्यान में नहीं रखेगा। उसने विजयनगर पर हमला किया और भयानक मारकाट मचाई। हे भगवान, ये तो बदले की इंतहा थी। बिल्कुल, लेकिन इस भयानक खून खराबे के बाद शायद दोनों पक्षों को एहसास हुआ। जब दोनों थक गए तो उनके बीच एक संधि हुई। संधि? क्या तय हुआ उसमें? पहली बात तो ये कि तुंगभद्रा दोआब का इलाका दोनों के बीच बांटा जाएगा
और दूसरी जो ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि भविष्य में होने वाले युद्धों में असहाय और निहत्थे नागरिकों का कत्लेआम नहीं किया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात थी। क्या इसका पालन हुआ? पूरी तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने शायद युद्धों को थोड़ा कह सकते हैं कम बर्बर बनाने में मदद की। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इसी दौर में बहमनी सेना ने तोपखाने, आर्टिलरी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जो उन्हें युद्ध में एक बढ़त देता था। अच्छा, अब बुक्का के बाद कौन आया? हरिहर द्वितीय। हाँ, हरिहर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1377 से 1404 तक रहा। उसके समय तक दक्षिण में स्थिति काफी मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि मदुरै सल्तनत का तो अंत हो ही चुका था। तो उसने अपना ध्यान कहीं और लगाया होगा। बिल्कुल, उसने पूर्वी समुद्र तट की ओर विस्तार करना शुरू किया। वहां कृष्णा गोदावरी डेल्टा के ऊपरी इलाकों में रेड्डी शासक थे और निचले इलाकों में वारंगल के शासक। वारंगल। बहमनी सल्तनत का उनसे क्या संबंध था? वारंगल के शासक ने पहले जब हसन गंगू दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर रहा था तो उसकी मदद की थी, लेकिन बाद में हसन के उत्तराधिकारियों ने वारंगल पर हमला किया और उनसे कोलास और गोलकुंडा जैसे महत्वपूर्ण किले छीन लिए। इस समय विजयनगर अपने दक्षिणी मामलों में इतना उलझा हुआ था कि वो हस्तक्षेप नहीं कर पाया। तो फिर क्या हुआ? वारंगल ने बहमनी सल्तनत से हाथ मिला लिया। ये गठबंधन लगभग 50 साल तक चला और ये एक बड़ा कारण था कि विजयनगर तुंगभद्रा दोआब में ज्यादा आक्रामक नहीं हो पाया। ये तो एक रणनीतिक गठबंधन था। हरिहर द्वितीय के बाद? उसके बाद आया देवराय प्रथम, 1404 से 1422 तक। 1404 से 1422। इसके समय में क्या हुआ? क्या बहमनी से संघर्ष जारी रहा? हाँ, और इस बार विजयनगर को हार का सामना करना पड़ा। बहमनी सुल्तान फिरोज शाह बहमन ने देवराय प्रथम को हरा दिया। हार के बाद क्या शर्तें थीं? देवराय को भारी हर्जाना देना पड़ा, 10 लाख हूण। 10 लाख हूण, साथ में मोती और हाथी भी देने पड़े। और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह बहमन से करना पड़ा। अपनी बेटी का विवाह? ये तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, और शादी का जुलूस बड़ा भव्य बताया जाता है। कहते हैं कि जिस रास्ते से बारात गुजरी वो 10 किलोमीटर लंबा रास्ता सोने, मखमल और कीमती चीजों से सजाया गया था। और दोनों राजा, देवराय और फिरोज शाह, घोड़ों पर साथ साथ चले थे। क्या ऐसे राजनीतिक विवाह पहले भी हुए थे? हाँ, ऐसा ही एक विवाह पहले भी हुआ था। गोंडवाना में खेरला के शासक ने भी शांति बनाए रखने के लिए अपनी बेटी फिरोज शाह को ब्याही थी। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि ये विवाह अक्सर राजनीतिक चालें होती थीं, स्थायी शांति की गारंटी नहीं। सही कहा। तो क्या देवराय प्रथम की हार के बाद स्थिति बदली? स्थिति और जटिल हो गई। अब कृष्णा गोदावरी बेसिन को लेकर विजयनगर, बहमनी और ओडिशा के बीच त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो गया। देवराय ने रेड्डी राज्य को आपस में बांटने के लिए वारंगल के साथ गठबंधन कर लिया। इससे दक्कन में शक्ति संतुलन कुछ समय के लिए बदला। लेकिन क्या ये गठबंधन टिक पाया? नहीं। फिरोज शाह बहमनी ने फिर हमला किया और देवराय प्रथम को फिर से हरा दिया। इस बार कृष्णा नदी के मुहाने तक का पूरा रेड्डी क्षेत्र बहमनी नियंत्रण में चला गया। यानी देवराय प्रथम के लिए समय काफी मुश्किल रहा। क्या उसने कुछ सुधार करने की कोशिश की? हाँ, हार के बावजूद उसने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए, खासकर अपनी सैन्य कमजोरी को दूर करने और राज्य की आय बढ़ाने के लिए। जैसे कि? उसने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया। इससे नहरें निकाली गईं, जिससे सिंचाई व्यवस्था बेहतर हुई और राज्य का राजस्व बढ़ा। कहा जाता है कि इससे सालाना 3.5 लाख परदाओं की आय बढ़ी। उसने हरिद्रा नदी पर भी एक बांध बनवाया। और सेना में क्या सुधार किए? देखिए, फरिश्ता लिखता है कि देवराय प्रथम ने महसूस किया कि उसकी सेना की हार का बड़ा कारण बहमनी सेना के बेहतर घुड़सवार और तीरंदाज थे। तो उसने दिल्ली सल्तनत की सेनाओं से प्रेरणा ली। उसने क्या किया? उसने पहली बार बड़े पैमाने पर मुस्लिम घुड़सवारों को अपनी सेना में भर्ती किया। करीब 2000 मुस्लिम सैनिक भर्ती किए गए, उन्हें जागीरें दी गईं और उसने अपने हिंदू सैनिकों और अधिकारियों को भी तीरंदाजी का बेहतर प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। सेना में मुसलमानों को भर्ती करना, क्या ये नई बात थी? पूरी तरह नई नहीं थी। पहले भी थोड़ी बहुत भर्ती होती थी, लेकिन देवराय प्रथम ने इसे बड़े पैमाने पर बढ़ाया। फरिश्ता के अनुसार उसके उत्तराधिकारी देवराय द्वितीय के समय तो सेना बहुत विशाल हो गई थी। 80,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल सैनिक
हो सकता है ये आंकड़े कुछ बढ़ा चढ़ाकर हों, लेकिन ये दिखाते हैं कि विजयनगर अब एक बड़ी स्थायी सेना रख रहा था, जिसका मतलब था कि राज्य ज्यादा केंद्रीकृत हो रहा था। और इन घुड़सवारों के लिए घोड़ों का इंतजाम कहाँ से होता था? वही अरब और इराक से आयात। इसीलिए कोंकण तट और गोवा बंदरगाह पर नियंत्रण इतना महत्वपूर्ण था। बाद में पुर्तगालियों के आने से यह समीकरण और बदलेगा। तो देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय आया। हाँ, देवराय द्वितीय, जिसका शासनकाल लगभग 1425 से 1446 तक माना जाता है। 1425 से 1446 इसे संगम वंश का महानतम शासक माना जाता है। महानतम क्यों? उसने क्या खास किया? उसने अपने पिता के समय में हारी हुई प्रतिष्ठा वापस हासिल की। 1443 में उसने बहमनी सुल्तानों से मुद्दकल, बांकापुर जैसे कई इलाके वापस छीन लिए। उसने बहमनी सल्तनत से 3 मुश्किल युद्ध लड़े और हालांकि सीमाएं ज्यादा नहीं बदली, पर उसने विजयनगर की शक्ति का प्रदर्शन किया। और इसके समय के विदेशी विवरण भी काफी मशहूर है ना? यूपीएससी मेंस के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। 2 यात्री बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी एक इटालिवी यात्री। उसने विजयनगर के बारे में क्या लिखा? कॉन्टी लिखता है कि विजयनगर शहर की परिधि, मतलब घेरा, 60 मील का था और इसकी दीवारें पहाड़ों तक जाती थीं, घाटियों को घेरती हुई। उसने लिखा कि शहर में 90,000 सशस्त्र पुरुष थे और यहाँ का राजा भारत के बाकी राजाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। हालांकि फरिश्ता इससे सहमत नहीं था। वो मानता था कि बहमनी राजकुमार ही श्रेष्ठ थे। अलग अलग नजरिया। और दूसरा यात्री? दूसरा था अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक फारस का राजदूत जो देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही विजयनगर आया था। उसने तो शहर का और भी शानदार वर्णन किया है। क्या लिखा उसने? रज़ाक लिखता है, राजकुमार के पास 300 बंदरगाहें हैं। कालीकट से सीमा तक 3 महीने की यात्रा लगती है। देश घनी आबादी वाला, अच्छी तरह से खेती किया हुआ और उपजाऊ है। सेना का आकार तो उसने 11 लाख बताया है। 11 लाख पुरुष। 11 लाख, ये तो अविश्वसनीय लगता है। हाँ, ये शायद अतिशोक्ति हो, लेकिन ये विजयनगर की सैन्य शक्ति का अंदाजा देता है। शहर के बारे में वो लिखता है कि ये दुनिया का सबसे भव्य शहर है जिसे उसने देखा या सुना है। इसमें 7 किले हैं, एक के अंदर एक, और 7वां घेरा इतना बड़ा है कि हेरात शहर, जो उस समय मध्य एशिया का एक प्रमुख शहर था, उसके 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। 7 किले? और शहर के अंदर क्या था? रज़ाक बताता है कि शहर में कई बाजार थे। अलग अलग जातियों और पेशों के लोगों के रहने के लिए अलग अलग क्वार्टर्स थे। मुसलमानों के लिए भी अलग मोहल्ले थे। महल के अंदर चिकने पॉलिश किए हुए पत्थर की नहरें बहती थीं। वो कहता है कि यह शहर रोम से भी बड़ा था। वाह, ये विवरण तो विजयनगर की भव्यता को दर्शाते हैं। क्या उसने राजा के खजाने के बारे में भी कुछ लिखा? हाँ, अब्दुल रज़ाक ने राजा के खजाने का भी जिक्र किया है। उसने लिखा कि खजाने में कक्ष जैसे बड़े बड़े बेसिन थे जो पिघले हुए सोने से भरे हुए थे, जो जमकर एक पिंड बन गए थे। सोने के पिंड? मतलब इतना धन? हाँ, इस तरह धन जमा करना एक पुरानी भारतीय परंपरा थी। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी था। ये धन अर्थव्यवस्था के सर्कुलेशन से बाहर रहता था और विदेशी आक्रमणकारियों को लालच भी देता था। ये बात भी सही है। तो ये तो हुई विजयनगर की बात, देवराय द्वितीय तक। अब जरा बहमनी साम्राज्य की तरफ फिर से मुड़ते हैं। हमने फिरोज शाह बहमन का जिक्र किया था, जिसने देवराय प्रथम को हराया था। वो कैसा शासक था? फिरोज शाह बहमन 1397-1422 एक बहुत ही उल्लेखनीय व्यक्ति था। वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विद्वान भी था। विद्वान? किस तरह का विद्वान? उसे धार्मिक विज्ञान जैसे कुरान की टीका और न्यायशास्त्र का अच्छा ज्ञान था। साथ ही वो प्राकृतिक विज्ञान जैसे वनस्पति विज्ञान, ज्यामिति, तर्कशास्त्र में भी रुचि रखता था। वो एक अच्छा सुलेखक, कैलीग्राफर था और फारसी में कविता भी लिखता था। कहते हैं कि वो अरब, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषाएं भी जानता था। इतनी सारी भाषाएं, ये तो कमाल है। हाँ, और उसका हरम भी बहुत बड़ा था, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों और धर्मों की पत्नियां थीं, जिनमें कई हिंदू पत्नियां भी शामिल थीं। कहा जाता है कि वो उन सभी से उनकी अपनी भाषा में बात करता था। उसका लक्ष्य क्या था? वो दक्कन को भारत का सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहता था। उस समय दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रही थी, तो कई विद्वान दिल्ली छोड़कर दक्कन आ रहे थे। फिरोज शाह ने ईरान और इराक से भी विद्वानों को आने के लिए प्रोत्साहित किया। वो यात्रा को बहुत महत्व देता था। और कला साहित्य का संरक्षक भी था। बिल्कुल। वो अक्सर देर रात तक कवियों, शायरों और इतिहासकारों के साथ चर्चा करता था।
फरिश्ता लिखता है कि वो ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट भी पढ़ता था और सभी धर्मों का सम्मान करता था। हालांकि फरिश्ता उसे एक रूढ़िवादी मुस्लिम भी बताता है, लेकिन साथ ही उसके शराब और संगीत के शौक का भी जिक्र करता है। उसके शासनकाल का एक महत्वपूर्ण कदम हिंदुओं को प्रशासन में शामिल करना भी बताया जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। उसने बड़े पैमाने पर हिंदुओं को प्रशासन में शामिल किया। खासकर राजस्व प्रशासन में दक्कनी ब्राह्मणों का दबदबा था। ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे प्रशासन में विदेशियों, जिन्हें अफाकी कहा जाता था, के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिली। और उसने विज्ञान के लिए क्या किया? उसने खगोल विज्ञान को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद के पास एक वेधशाला, ऑब्जर्वेटरी बनवाने की शुरुआत की। उसने चौल और धाबोल जैसे बंदरगाहों पर भी ध्यान दिया, जिनसे फारस की खाड़ी और लाल सागर के साथ व्यापार बढ़ा और दुनिया भर से विलासिता का सामान दक्कन आने लगा। लेकिन सैन्य मोर्चे पर उसका अंत कैसा रहा? उसने शुरुआत में बरार की तरफ विस्तार किया, खेरला के गौंड राजा नरसिंह राय को हराया और उसकी बेटी से शादी भी की। विजयनगर से भी युद्ध जीता, जैसा हमने बात की। लेकिन 1419 में वो देवराय प्रथम से एक युद्ध हार गया। अच्छा, देवराय प्रथम से हार गया। हाँ, इस हार से उसकी स्थिति कमजोर हो गई। उसके भाई अहमद शाह प्रथम ने, जो एक प्रसिद्ध सूफी संत गेसू दराज से जुड़ा हुआ था, उसे गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो फिर अहमद शाह प्रथम शासक बना। उसने क्या किया? अहमद शाह प्रथम ने विजयनगर से संघर्ष जारी रखा। उसने वारंगल पर हमला किया, क्योंकि वारंगल ने देवराय प्रथम का साथ दिया था। उसने वारंगल के शासक को हराया और मार डाला और उसके ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया। ये वारंगल के लिए एक बड़ा झटका था। और उसने राजधानी भी बदली थी? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कदम था। उसने जीते हुए क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दी। गुलबर्गा से बीदर। इसके बाद उसने अपना ध्यान मालवा, गोंडवाना और कोंकण की तरफ मोड़ा। बीदर, यहीं पे बाद में महमूद गवान ने मदरसा बनवाया था, है ना? बिल्कुल। अहमद शाह प्रथम के बाद बहमनी सल्तनत में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन सल्तनत अपने चरम पर पहुंची महमूद गवान के समय में। महमूद गवान, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम बहमनी इतिहास में। कौन था ये? महमूद गवान मूल रूप से ईरान का रहने वाला था। वो जन्म से एक व्यापारी था जो अपनी किस्मत आजमाने दक्कन आया था। और वो प्रधानमंत्री कैसे बन गया? वो अपनी योग्यता और ईमानदारी से सुल्तान की नजरों में आ गया। सुल्तान ने उसे मलिक उत-तुज्जर यानी व्यापारियों का प्रधान की उपाधि दी और धीरे धीरे वो तरक्की करते हुए सल्तनत का प्रधानमंत्री बन गया। लगभग 20 सालों तक उसने इस पद पर रहकर बहमनी सल्तनत की सेवा की। उसके समय में बहमनी सल्तनत का काफी विस्तार हुआ, खासकर पश्चिम में। हाँ, उसकी सैन्य उपलब्धियां काफी महत्वपूर्ण थी। उसने पूर्व में कांची तक सफल सैनिक अभियान किए, जिससे विजयनगर की सीमाओं तक बहमनी ताकत का प्रदर्शन हुआ। लेकिन उसका सबसे बड़ा सैन्य योगदान था पश्चिमी तट के इलाकों, खासकर दाभोल और गोवा पर कब्जा करना। गोवा पर कब्जा, ये तो विजयनगर के लिए बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा झटका, क्योंकि इससे विजयनगर का घोड़ों के आयात वाला महत्वपूर्ण रास्ता कट गया। दूसरी तरफ बहमनी सल्तनत के लिए ये बहुत फायदेमंद साबित हुआ। उनका विदेशी व्यापार ईरान, इराक वगैरह से, और साथ ही आंतरिक व्यापार और विनिर्माण को भी बहुत बढ़ावा मिला। और उत्तरी सीमाओं पर क्या स्थिति थी? उत्तर में बहमनी सल्तनत का संघर्ष मालवा के खिलजी शासकों से चल रहा था। ये संघर्ष गोंडवाना, बरार और कोंकण पर नियंत्रण के लिए था। गवान ने इस मामले में गुजरात के शासक से मदद मांगी और हासिल भी की। एक समझौता हुआ जिसके तहत खेरला गोंडवाना शासक को मिला और बरार बहमनी सल्तनत को। लेकिन क्या ये शांति स्थायी रही? नहीं, मालवा हमेशा बरार पर कब्जा करने की फिराक में रहता था। मालवा के महमूद खिलजी के साथ बरार को लेकर कई कड़वी लड़ाइयां हुई। गवान इन संघर्षों में सक्रिय रहा और गुजरात का शासक भी बहमनी सल्तनत की मदद करता रहा। इन संघर्षों को देखते हुए क्या लगता है, क्या ये सिर्फ धार्मिक लड़ाइयां थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विश्लेषण महत्वपूर्ण है। ये संघर्ष सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं लड़े जा रहे थे। राजनीतिक और रणनीतिक कारण, जैसे व्यापार और वाणिज्य पर नियंत्रण, ज्यादा महत्वपूर्ण थे। और ये भी देखिए कि उत्तर और दक्षिण भारत के संघर्ष अलग थलग नहीं थे। पश्चिम में मालवा और गुजरात दक्कन के मामलों में खींचे चले आए। पूरब में उड़ीसा भी शामिल था, जिसका बंगाल से संघर्ष चल रहा था, और उसकी नजरें कोरोमंडल तट पर भी थीं। उड़ीसा का क्या रोल था? उड़ीसा के शासकों ने दक्षिण में मदुरै तक गहरे सैनिक अभियान किए। 1450 के बाद उनकी इन गतिविधियों ने विजयनगर साम्राज्य को कमजोर करने में भूमिका निभाई। तो महमूद गवान ने सिर्फ लड़ाइयां ही लड़ी या कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए? नहीं,
वो एक बेहतरीन प्रशासक भी था। उसने राज्य को 8 प्रांतों या तरफ्स में बांटा। तरफ, हर तरफ का शासन एक तरफदार करता था। तरफदार। इससे क्या फायदा हुआ? उसने रईसों यानी नोबल्स के वेतन और उनके सैन्य दायित्वों को निश्चित किया। जैसे अगर कोई रईस 500 घोड़े रखता है तो उसे सालाना 1 लाख हूण का वेतन मिलेगा, या तो नकद या जागीर के रूप में। जागीरदारों को भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए होने वाले खर्च की भी अनुमति थी। और खालिसा भूमि क्या थी? उसने हर प्रांत में जमीन का एक हिस्सा खालिसा भूमि के रूप में अलग रखवाया। खालिसा भूमि, इस जमीन से होने वाली आय सीधे सुल्तान के खर्चों के लिए जाती थी। उसने भूमि को मापने और राज्य को कितना राजस्व दिया जाना है इसे तय करने की भी कोशिश की। और शिक्षा के क्षेत्र में उसका क्या योगदान था? वो कला और शिक्षा का भी महान संरक्षक था। उसने बीदर, जो अब राजधानी बन चुकी थी, बीदर में एक शानदार मदरसा या कॉलेज बनवाया। ये 3 मंजिला इमारत थी जिसे रंगीन टाइलों से सजाया गया था। इसमें 1000 शिक्षकों और छात्रों के रहने की व्यवस्था थी, जिन्हें मुफ्त कपड़े और भोजन भी मिलता था। इस मदरसे ने ईरान और इराक से भी विद्वानों को आकर्षित किया। मतलब महमूद गवान तो बहमनी सल्तनत के लिए एक वरदान जैसा था, फिर उसका अंत इतना दुखद क्यों हुआ? यहीं पर बहमनी सल्तनत की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है, रईसों के बीच गुटबाजी। गुटबाजी? कैसी गुटबाजी? दरबार में 2 गुट बन गए थे। एक था पुराने स्थापित अमीरों का, जिन्हें दक्कनी कहा जाता था, और दूसरा था नए आए हुए लोगों का, खासतौर पर ईरान, इराक, अरब से आए लोगों का, जिन्हें अफाकी या गरीब कहा जाता था। गरीब मतलब परदेसी। और महमूद गवान, वो किस गुट में था? महमूद गवान खुद एक अफाकी था, क्योंकि वो ईरान से आया था। उसने दक्कनी गुट का विश्वास जीतने की बहुत कोशिश की, सुलह की नीति अपनाई, लेकिन वो इस दलीय संघर्ष को रोक नहीं पाया। और इसी का वो शिकार हो गया? हाँ, उसके विरोधियों ने, खासकर दक्कनी गुट ने, युवा सुल्तान के कान भरे। उन्होंने गवान पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया, और सुल्तान ने बिना जांच पड़ताल किए 1482 में 1482 में 70 साल के बूढ़े महमूद गवान को फांसी देने का हुक्म दे दिया। 70 साल की उम्र में? ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण था। होने लगे और सल्तनत टूट गई। हाँ, बहमनी साम्राज्य 5 प्रमुख राज्यों या सल्तनतों में टूट गया। गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर। गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर, ये 5 सल्तनतें आगे चलकर 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य में विलीन होने तक दक्कन की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहीं। लेकिन बहमनी सल्तनत की कोई सांस्कृतिक विरासत भी रही होगी। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। बहमनी साम्राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सांस्कृतिक पुल का काम किया। यहाँ एक मिलीजुली संस्कृति विकसित हुई जो उत्तर भारत से थोड़ी अलग थी। इसकी खास विशेषताओं को इन उत्तराधिकारी सल्तनतों ने भी जारी रखा, और इसने आगे चलकर मुगल संस्कृति के विकास को भी प्रभावित किया। तो ये थी बहमनी सल्तनत की कहानी, उसके उत्थान और पतन की। अब वापस विजयनगर चलते हैं। देवराय द्वितीय के बाद वहां क्या हुआ? देवराय द्वितीय की मृत्यु 1446 के बाद विजयनगर में भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। देखिए, विजयनगर में ज्येष्ठाधिकार का नियम, यानी सबसे बड़े बेटे का राजा बनना, ठीक से स्थापित नहीं हुआ था। तो फिर गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। हाँ, सिंहासन के लिए दावेदारों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। इसका फायदा उठाकर जो सामंत थे, फ्यूडेटरीज, उन्होंने खुद को स्वतंत्र मान लिया। मंत्रियों ने जनता पर भारी टैक्स लगा दिए। राज्य में संकट गहरा गया। तो क्या साम्राज्य सिकुड़ने लगा? हाँ, राया का अधिकार यानी राजा का नियंत्रण काफी सिकुड़ गया। वो सिर्फ कर्नाटक और पश्चिमी आंध्र के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रह गया। शासक भोग विलास में डूब गए और उन्होंने राज्य के मामलों की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। इस स्थिति को किसने संभाला? इस संकट के समय में एक शक्तिशाली मंत्री था, सालू नरसिंह सालुफ। उसने स्थिति को संभाला और अंततः सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उसने राज्य में आंतरिक कानून व्यवस्था फिर से बहाल की और एक नए राजवंश की नींव डाली, सालू वंश। लेकिन ये वंश ज्यादा चला नहीं। ये जल्द ही समाप्त हो गया और फिर सत्ता आई तुलुब वंश के हाथ में, तुलुब राजवंश। और इसी वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, विजयनगर का नाम आते ही इनका नाम सबसे पहले जहन में आता है। इनका शासनकाल कब से कब तक था? कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1530 तक रहा। 1509 से 1530। और कई इतिहासकार उन्हें न सिर्फ तुलु वंश का बल्कि पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक मानते हैं। उनके सामने क्या चुनौतियां थी जब वो गद्दी पर बैठे? उनके सामने 2 मुख्य लक्ष्य थे। पहला,
राज्य में जो अंदरूनी गड़बड़ी फैली हुई थी उसे खत्म करके कानून व्यवस्था फिर से स्थापित करना, और दूसरा अपने पुराने प्रतिद्वंदियों यानी बहमनी सल्तनत के उत्तराधिकारी राज्यों और उड़ीसा के गजपति शासकों से निपटना। और पुर्तगालियों से भी तो निपटना था, वो भी तो इसी समय सक्रिय हो रहे थे। हाँ, ये एक नई चुनौती थी। पुर्तगालियों की शक्ति तट पर धीरे धीरे बढ़ रही थी। वो तटीय इलाकों पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल करके छोटे जागीरदारों पर दबाव डाल रहे थे ताकि उन्हें आर्थिक और राजनीतिक रियायतें मिलें। कृष्णदेव राय ने स्थिति को समझा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पुर्तगालियों के साथ एक तरह का समझौता करने की कोशिश की। उन्होंने पुर्तगालियों को बीजापुर से गोवा वापस लेने में मदद करने की पेशकश की। बदले में वो चाहते थे कि पुर्तगाली उन्हें अच्छे अरबी घोड़ों की आपूर्ति में एकाधिकार दें। अच्छा, घोड़ों के लिए ये दिखाता है कि घोड़े कितने महत्वपूर्ण थे। उनके सैन्य अभियानों के बारे में बताइए। कृष्णदेव राय एक महान योद्धा थे। उन्होंने गद्दी पर बैठने के बाद लगभग 7 वर्षों तक कई युद्ध लड़े। उन्होंने उड़ीसा के शासक को हराया और उन्हें कृष्णा नदी तक के वो सारे क्षेत्र वापस करने पर मजबूर किया जो उन्होंने पहले विजयनगर से छीन लिए थे। और बहमनी सल्तनतों के साथ, खासकर तुंगभद्रा दोआब को लेकर। हाँ, तुंगभद्रा दोआब के नियंत्रण के लिए संघर्ष फिर से शुरू हो गया। उनके मुख्य विरोधी थे बीजापुर और उड़ीसा, जिनके बीच कभी-कभी विजयनगर के खिलाफ गठबंधन भी हो जाता था। कोई बड़ी लड़ाई हुई? हाँ, 1520 रायचूर दोआब को लेकर एक बड़ी लड़ाई हुई। कृष्णदेव राय ने पहले रायचूर और मुदकल के किलों पर कब्जा किया। फिर बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह से सीधी टक्कर हुई। नतीजा क्या रहा? बीजापुर की सेना पूरी तरह पराजित हुई। सुल्तान इस्माइल आदिल शाह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। विजयनगर की सेना ने बीजापुर का पीछा करते हुए बिलगाम तक पहुंच गई, बीजापुर शहर पर कब्जा किया और कई दिनों तक उसे लूटा। बाद में अवश्य संधि हो गई। तो कृष्णदेव राय दक्षिण में सबसे शक्तिशाली शासक बन गए। बिल्कुल, वो दक्षिण भारत की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में उभरे। लेकिन उनकी भी एक कमजोरी थी। क्या कमजोरी? ऐसा लगता है कि वो पुराने झगड़ों को फिर से शुरू करने में ज्यादा उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने पुर्तगाली खतरे को काफी हद तक अनदेखा कर दिया। पुराने चोल शासकों या शुरुआती विजयनगर शासकों की तरह उन्होंने नौसेना के विकास पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये एक बड़ी चूक साबित हुई। विदेशी यात्रियों ने उनके बारे में क्या लिखा है? पेस का जिक्र आता है। हाँ, डोमिंगोस पेस एक पुर्तगाली यात्री कृष्णदेव राय के समय विजयनगर आया था। उसने राजा का बड़ा शानदार विवरण दिया है। वो लिखता है, वो एक महान शासक और न्यायप्रिय व्यक्ति है, लेकिन उसे अचानक क्रोध के दौरे भी पड़ते हैं। पेस ने उनकी प्रजा के प्रति चिंता और कल्याणकारी कार्यों की भी प्रशंसा की है। क्या उन्होंने प्रशासन में भी सुधार किए? हाँ, उन्होंने केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित करने की कोशिश की। खासकर तुंगभद्रा दोआब जैसे महत्वपूर्ण इलाके से उन्होंने नायकों, स्थानीय सरदारों को हटाकर उसे सीधे अपने प्रशासन के तहत लाने का प्रयास किया। वो एक निर्माता और संरक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। बिल्कुल, उन्होंने विजयनगर के पास एक नया शहर बसाया, अपनी मां के नाम पर, नागलपुर। सिंचाई के लिए बहुत बड़ा तालाब भी खुदवाया। वो खुद भी तेलुगु और संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान थे। उनकी कोई रचना भी है? हाँ, उन्होंने तेलुगु में राजनीति पर अमुक्त माल्यद नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। एक संस्कृत नाटक भी लिखा था। आज उनकी यही रचनाएं उपलब्ध हैं। उनके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उनके समय को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इस समय कवियों ने संस्कृत की नकल करने की बजाय स्वतंत्र रचनाएं करनी शुरू की। और धर्म? वो हिंदू धर्म के महान संरक्षक थे। उन्होंने बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण और विस्तार करवाया, स्कूलों और मठों को दान दिया। उनके समय में मंदिर और भी भव्य और विस्तृत हो गए, जिनमें बड़े बड़े स्तंभों वाले हॉल, मंडप और कई सहायक संरचनाएं बनाई जाने लगी। लेकिन क्या वो दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु थे? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक और पुर्तगाली यात्री दुआर्ते बारबोसा लिखता है, राजा इतनी स्वतंत्रता देता है कि हर आदमी अपनी आस्था के अनुसार आ जा सकता है और रह सकता है, बिना किसी परेशानी के। बारबोसा ने उनके राज्य में न्याय और समानता की भी प्रशंसा की है। तो कृष्णदेव राय के बाद विजयनगर का क्या हुआ? क्या ये स्वर्ण युग जारी रहा? नहीं, दुर्भाग्य से नहीं। उनकी मृत्यु 1530 में हुई। उनके बेटे नाबालिग थे, इसलिए फिर से उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। दरबार में साजिशें होने लगी। तो फिर सत्ता किसके हाथ में आई? अंततः उनके एक रिश्तेदार सदाशिव राय को सिंहासन पर बैठाया गया 1543 से 1567। लेकिन असली शक्ति 3 भाइयों के हाथ में थी, जिनमें सबसे प्रमुख था राम राजा। ये कृष्णदेव राय के दामाद थे
और एक बहुत ही योग्य सेनापति और प्रशासक थे। राम राजा ने क्या नीति अपनाई? राम राजा बहुत महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने दक्कनी सल्तनतों की आपसी फूट का फायदा उठाया और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया। उन्होंने पुर्तगालियों के साथ एक वाणिज्यिक संधि भी की, जिसके तहत पुर्तगालियों ने बीजापुर को घोड़ों की आपूर्ति बंद कर दी। तो उन्होंने विजयनगर की शक्ति को और बढ़ाया। शुरुआत में ऐसा ही लगा। उन्होंने कई युद्ध लड़े, बीजापुर को हराया, गोलकोंडा और अहमदनगर पर भी अपमानजनक शर्तें थोपी। लेकिन ऐसा लगता है कि राम राजा के पास कोई दूरगामी सोच नहीं थी कि विजयनगर के हित में शक्ति संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। उनकी आक्रामक और कभी-कभी अपमानजनक नीतियों ने दक्कनी सल्तनतों को उनसे नाराज कर दिया। और इसी का नतीजा हुआ तालीकोटा का युद्ध। बिल्कुल। अंततः राम राजा की नीतियों से तंग आकर 4 प्रमुख दक्कनी सल्तनतों, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बीदर, बरार इसमें शामिल नहीं हुआ, ने आपस में हाथ मिला लिया। उन्होंने विजयनगर के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाया। और फिर युद्ध हुआ। हाँ, 1565 में 1565 कृष्णा नदी के पास तालीकोटा नामक स्थान पर, जिसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, एक भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? विजयनगर की सेना की कुचलने वाली हार हुई, क्रशिंग डिफीट। बूढ़े राम राजा को पकड़ लिया गया और बड़ी बेरहमी से उसका सिर काट दिया गया। कहा जाता है कि युद्ध और उसके बाद लगभग 1 लाख हिंदू मारे गए। 1 लाख? और विजयनगर शहर का क्या हुआ? विजेता सेनाओं ने विजयनगर शहर में प्रवेश किया और कई महीनों तक उसे लूटा। उस भव्य शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, जला दिया गया और खंडर बना दिया गया। जो अब्दुल रज़ाक और पेस ने देखा था, वो सब मिट्टी में मिला दिया गया। ये तो विजयनगर के महान युग का अंत था। हाँ, तालीकोटा का युद्ध विजयनगर के महान युग का अंत माना जाता है। हालांकि राज्य उसके बाद भी लगभग 100 वर्षों तक किसी न किसी रूप में चलता रहा, लेकिन उसका क्षेत्र बहुत घट गया और दक्षिण भारत की राजनीति में उसका वो दबदबा खत्म हो गया। इस हार के पीछे विजयनगर की आंतरिक कमजोरियां भी जिम्मेदार थीं, खासकर वो नायक प्रणाली। हाँ, बिल्कुल। विजयनगर में राज्य और अर्थव्यवस्था को समझना भी जरूरी है। राजत्व की अवधारणा तो काफी ऊंची थी। कृष्णदेव राय ने अपनी पुस्तक में राजा को सलाह दी है कि उसे अच्छी की सुरक्षा और बुरे को दंड देने पर ध्यान देना चाहिए और करों को मध्यम रूप से लगाना चाहिए। प्रशासन कैसे चलता था? राजा की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। राज्य को प्रांतों यानी राज्य या मंडलम में बांटा गया था। मंडलम को नाडु जिला, नाडु को स्थल उपजिला और स्थल को ग्राम गांव में बांटा गया था। लेकिन चोल काल की प्रशासनिक परंपराएं कमजोर पड़ रही थी। और ये नायक कौन थे? देखिए, प्रांतों के गवर्नर पहले तो राजकुमार होते थे, लेकिन बाद में शक्तिशाली रईसों या सामंत परिवारों के लोग गवर्नर बनने लगे। उन्हें काफी स्वायत्तता होती थी। उनका अपना दरबार, अपने अधिकारी, अपनी सेना, यहाँ तक कि अपने सिक्के भी होते थे। केंद्र सरकार को वो एक निश्चित रकम देते थे। एक अनुमान के मुताबिक राज्य की कुल आय 1 करोड़ 20 लाख परदाव थी, जिसका आधा केंद्र को मिलता था। 1 करोड़ 20 लाख परदाव। और इसी व्यवस्था में अमरम अनुदान से नायक या पालेगर व्यवस्था विकसित हुई। अमरम राजा सैन्य प्रमुखों को एक निश्चित राजस्व वाला क्षेत्र अनुदान में देता था, जिसे अमरम कहते थे। इन नायकों का काम क्या था? इन नायकों या पालीगरों को एक निश्चित संख्या में पैदल सैनिक, घुड़सवार और हाथी रखने होते थे और केंद्रीय खजाने को एक निश्चित राशि भी देनी होती थी। ये नायक बहुत शक्तिशाली वर्ग बन गए थे और उन पर नियंत्रण रखना मुश्किल था। यही विजयनगर की आंतरिक कमजोरी साबित हुई और तालीकोटा की हार और बाद के विघटन में इसने बड़ी भूमिका निभाई। बाद में तंजावुर और मदुरई जैसे नायक स्वतंत्र शासक बन गए। और आम लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी? यात्रियों के विवरण तो भव्यता दिखाते हैं। इस पर इतिहासकारों में मतभेद है, क्योंकि विदेशी यात्री अक्सर शाही दरबार और शहरों तक ही सीमित रहते थे। उन्हें ग्रामीण जीवन का शायद ज्यादा ज्ञान नहीं था। लेकिन आम सहमति यह है कि ज्यादातर लोगों का जीवन बहुत साधारण था। कैसा था उनका जीवन? ज्यादातर लोग घास फूस की झोपड़ियों में रहते थे, जिनके दरवाजे छोटे होते थे। वो आमतौर पर नंगे पैर चलते थे और कमर के नीचे ही थोड़े कपड़े पहनते थे। हाँ, जो उच्च वर्ग था वो महंगे जूते और रेशम की पगड़ियां पहनता था। सभी वर्गों के लोग गहनों के शौकीन थे। कान, गर्दन, हाथ वगैरह में गहने पहने जाते थे। और कर व्यवस्था? किसानों पर कितना बोझ था? किसानों को उपज का कितना हिस्सा देना पड़ता था, इसका सटीक ज्ञान कम है। कुछ शिलालेखों से पता चलता है कि दरें अलग अलग थीं। जैसे सर्दियों की फसल कुरवई चावल पर उपज का 13 हिस्सा, तिल, रागी पर 14 और बाजरा जैसी सूखी फसलों पर
16 हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था। दर फसल मिट्टी की उर्वरता और सिंचाई के साधन पर निर्भर करती थी। और भी टैक्स थे। हाँ, संपत्ति कर, पेशा कर, संकट के समय सैन्य योगदान, विवाह कर जैसे कई और टैक्स भी थे। एक रूसी यात्री निकितिन जो 15वीं सदी के अंत में आया था, उसने लिखा है कि भूमि लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन देश में रहने वाले बहुत दयनीय हैं, जबकि रईस अत्यंत समृद्ध हैं और विलासिता में आनंद लेते हैं। तो मतलब काफी असमानता थी। हाँ। शहरी जीवन कैसा था? हाँ, शहरी जीवन काफी विकसित हुआ था। मंदिरों के आसपास कई शहर बस गए थे। मंदिर खुद बहुत बड़े और समृद्ध संस्थान बन गए थे। उन्हें पूजा और प्रसाद वितरण के लिए बहुत सारे सामान की जरूरत होती थी। मंदिर आंतरिक और विदेशी व्यापार में भी सक्रिय रूप से भाग लेते थे। इस दौर में कस्बों और शहरीकरण का काफी विकास हुआ। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह पुरानी अर्थव्यवस्था से नई अर्थव्यवस्था में संक्रमण का काल था। तो ये थी विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों की कहानी। अब आते हैं इस दौर के तीसरे महत्वपूर्ण खिलाड़ी पर, पुर्तगाली। उनका आगमन कैसे हुआ? वास्को डी गामा नाम का पुर्तगाली नाविक कालीकट के तट पर उतरा। वो 2 जहाज़ों के साथ आया था और कहते हैं कि अफ्रीका के तट से उसे एक गुजराती पायलट ने रास्ता दिखाया था। इस घटना को अक्सर एक नए युग की शुरुआत माना जाता है ना? बिल्कुल, इसे अक्सर हिंद महासागर पर यूरोपीय नियंत्रण की शुरुआत माना जाता है। इसने भारतीय व्यापार और व्यापारियों को एक बड़ा झटका दिया और अंततः ये भारत और पड़ोसी देशों पर औपनिवेशिक शासन और प्रभुत्व की ओर ले गया। लेकिन सवाल यह है कि पुर्तगाली भारत आए ही क्यों? क्या वजहें थीं? इसके पीछे कई कारण थे जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहले तो आर्थिक कारक। आर्थिक कारक मतलब? देखिए, 14वीं-15वीं सदी में यूरोप धीरे धीरे आर्थिक रूप से उभर रहा था। खेती का विस्तार हो रहा था, नए तरीके अपनाए जा रहे थे, जिससे मांस की आपूर्ति बढ़ी, शहर बढ़ रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था। और इसका भारत से क्या लेना देना? लेने देना था मसालों का। यूरोप में ओरिएंटल वस्तुओं, खासकर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों और दवाओं की मांग हमेशा से थी। काली मिर्च की मांग तो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि सर्दियों में जानवरों के चारे की कमी के कारण जो मांस संरक्षित किया जाता था, उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों की जरूरत पड़ती थी। जब यूरोप की अर्थव्यवस्था सुधरी तो इन चीजों की मांग और बढ़ गई। लेकिन व्यापार तो पहले भी होता था, स्थल मार्ग से। हाँ, पारंपरिक मार्ग थे मिस्र और सीरिया के लेवांत बंदरगाहों से या काला सागर के बंदरगाहों से जमीनी रास्तों के जरिए। लेकिन 15वीं सदी की शुरुआत में एक बड़ी घटना हुई, ओटोमन तुर्कों का उदय। ओटोमन तुर्क, हाँ, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया था। बिल्कुल, 1453 में 1453। और उसके बाद उन्होंने सीरिया और मिस्र पर भी कब्जा कर लिया। इससे हुआ ये कि यूरोप तक पहुंचने वाले मसालों, खासकर काली मिर्च के व्यापार पर उनका लगभग एकाधिकार स्थापित हो गया। वो मनमाने दाम वसूलने लगे। तो यूरोपीय देशों को नया रास्ता ढूंढने की जरूरत महसूस हुई। हाँ, तुर्की शक्ति का विस्तार, उनकी नौसेना का विकास यूरोप के लिए चिंता का सबब बन गया था। वेनिस और जेनोआ जैसे इटालवी शहर, जो इस व्यापार में सबसे आगे थे, वो अकेले तुर्कों को चुनौती देने के लिए बहुत छोटे थे। इसलिए यह जिम्मेदारी पश्चिमी यूरोप की नई उभरती शक्तियों, स्पेन और पुर्तगाल ने उठाई। इस काम में उन्हें किन चीजों ने मदद की? क्या कोई तकनीकी बढ़त थी उनके पास? देखिए, कई कारक थे। एक तो यूरोपीय देशों के बीच सहयोग था। पैसा और लोग उत्तरी यूरोप से आए। जहाज और तकनीकी ज्ञान जेनोआ, जो वेनिस का प्रतिद्वंदी था, जैसे शहरों से मिला। तो ये सिर्फ पुर्तगाल का प्रयास नहीं था। और क्रिस्टोफर कोलंबस? हाँ, उसी दौर में जेनोआ के क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन की मदद से अटलांटिक पार करके अमेरिका की खोज या कहें पुनर्खोज की, क्योंकि वाइकिंग्स और मूल अमेरिकन तो वहां पहले से थे। लेकिन भारत का समुद्री रास्ता खोजने का श्रेय तो पुर्तगाल को जाता है, खासकर हेनरी द नेविगेटर को। हाँ, पुर्तगाली राजकुमार डॉम हेनरिक, जिन्हें इतिहास में हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है, की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने 1418 से ही अफ्रीका के पश्चिमी तट का पता लगाने और भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए लगभग हर साल जहाज भेजने शुरू कर दिए थे। हेनरी के उद्देश्य क्या थे? सिर्फ व्यापार? नहीं, उसके दोहरे उद्देश्य थे। पहला, अमीर पूर्वी व्यापार से अरबों और वेनेशियनों को बाहर करना, और दूसरा, अफ्रीका और एशिया के गैर ईसाइयों हीदन्स को ईसाई धर्म में परिवर्तित करके तुर्कों और अरबों की बढ़ती शक्ति का मुकाबला करना। धर्म का भी एक बड़ा एंगल था। क्या उन्हें पोप का समर्थन भी हासिल था? हाँ, 1453 में पोप ने एक पोप बुल जारी किया था, जिसमें पुर्तगाल को अफ्रीका में केप नॉर से आगे भारत की दिशा में खोजे जाने वाले किसी भी देश पर हमेशा के लिए अधिकार दिया गया था।
बशर्ते वो वहां के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करें। और समुद्री तकनीक, क्या पुर्तगाली जहाज निर्माण या नेविगेशन में बहुत आगे थे? देखिए, समुद्री यात्राओं को संभव बनाने में कुछ नवाचारों का हाथ जरूर था, जैसे मैरीनर कंपस और एस्ट्रोलैब, जिससे अक्षांश का पता लगाया जाता था। लेकिन ये समझना जरूरी है कि कंपस का ज्ञान चीनियों, अरबों और भारतीयों को पहले से था, और एस्ट्रोलैब का भी। और जहां तक जहाज निर्माण की बात है, तो उस समय एशियाई जल में चलने वाले चीनी जंक शायद यूरोपीय जहाजों से बेहतर ही थे। तो फिर मुख्य कारक क्या था? मुख्य कारक था साहस और उद्यम की भावना, स्पिरिट ऑफ डेयरिंग एंड एंटरप्राइज। ये पुनर्जागरण रेनेसांस के दौर से जुड़ा था, जिसने स्वतंत्र जांच की भावना को बल दिया था। यूरोपीय लोगों ने विदेशी आविष्कारों जैसे बारूद, छपाई, दूरबीन, जिनका मूल शायद अरब या चीन में था, को तेजी से अपनाया और फैलाया। धातु विज्ञान में विकास ने उन्हें बेहतर बंदूकें बनाने में मदद की। तो इसी पृष्ठभूमि में वास्को डी गामा भारत पहुंचा 1498 में। कालीकट में उसका स्वागत कैसे हुआ? ज़मोरिन कहा जाता था, ने उसका स्वागत किया। हालांकि वहां पहले से बसे अरब व्यापारियों ने उसका कड़ा विरोध किया। ज़मोरिन ने उसे काली मिर्च, दवाएं वगैरह ले जाने की अनुमति दे दी। और इस यात्रा का आर्थिक लाभ क्या रहा? जबरदस्त। कहा जाता है कि वास्को डी गामा जो माल वापस यूरोप ले गया, उसे बेचकर यात्रा की पूरी लागत का 60 गुना, 60 टाइम्स मुनाफा हुआ। इसके बाद भारत और यूरोप के बीच सीधा समुद्री व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिस पर पुर्तगाली सरकार ने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। एकाधिकार मतलब वो किसी और को व्यापार नहीं करने देना चाहते थे? बिल्कुल, उनकी रणनीति साफ थी, पूर्वी व्यापार को शाही एकाधिकार मानना और किसी भी यूरोपीय या एशियाई प्रतिद्वंदी को इसमें हिस्सा ना लेने देना। क्या किसी ने उन्हें चुनौती देने की कोशिश की? मिस्र ने? हाँ, हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली कब्जे से मिस्र का सुल्तान बहुत चिंतित हुआ। उसने गुजरात के सुल्तान के साथ मिलकर भारत की ओर एक नौसैनिक भेड़ा भेजा। शुरुआत में उन्हें कुछ सफलता मिली। पुर्तगाली गवर्नर डॉन एल्मेडा का बेटा मारा गया, लेकिन 1509 में दीव के पास हुई लड़ाई में पुर्तगालियों ने संयुक्त भेड़े को हरा दिया। इसका क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। अब उनके लिए फारस की खाड़ी और लाल सागर की ओर विस्तार करना संभव हो गया। इसी समय एल्ब्यूकर्क का नाम आता है ना? हाँ, एल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। वो सिर्फ नौसेना पर आधारित प्रभुत्व में यकीन नहीं रखता था। उसकी सोच थी कि पूरे ओरिएंटल वाणिज्य पर हावी होने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानों पर किले बनाना जरूरी है। उसे एक मजबूत नौसैनिक अड्डा चाहिए था। और वो अड्डा बनाया गोवा? सही। एल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। गोवा एक बेहतरीन प्राकृतिक बंदरगाह था और सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह पर स्थित था। यहां से वो मालाबार के व्यापार को नियंत्रित कर सकते थे और गुजरात की गतिविधियों पर भी नजर रख सकते थे। गोवा पूर्व में पुर्तगालियों का सबसे प्रमुख वाणिज्यिक और राजनीतिक केंद्र बन गया। उन्होंने गोवा के आसपास भी कब्जा बढ़ाया। हाँ, उन्होंने गोवा के सामने मुख्य भूमि पर भी कब्जा बढ़ाया और बीजापुर के डांडा राजौरी और दाभोल जैसे बंदरगाहों को अवरुद्ध करके और लूटकर उसके समुद्री व्यापार को लगभग पंगु बना दिया। गोवा के अलावा और कहां-कहां उन्होंने किले बनाए? एल्बुकर्क और उसके उत्तराधिकारियों ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कई जगह किले स्थापित किए। कोलंबो श्रीलंका में, अचे सुमात्रा में, मलक्का बंदरगाह जो मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के बीच समुद्री रास्ते को नियंत्रित करता था, सुकोट्रा द्वीप लाल सागर के मुहाने पर। हालांकि वो अदन पर कब्जा करने में असफल रहे, इसलिए लाल सागर पूरी तरह उनके नियंत्रण से बाहर रहा, लेकिन उन्होंने हॉर्मुज के शासक को, जो फारस की खाड़ी के प्रवेश द्वार को नियंत्रित करता था, अपने यहाँ किला बनाने की अनुमति देने पर मजबूर कर दिया। तो क्या पुर्तगाली पूरी तरह सफल रहे? उन्हें कोई चुनौती नहीं मिली? नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी सफलता जितनी दिखती थी उतनी वास्तविक नहीं थी। उन्हें बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बाहरी चुनौती मिली ओटोमन तुर्कों से। ओटोमन तुर्क? उन्होंने हिंद महासागर में हस्तक्षेप किया? हाँ, जब तुर्कों ने सीरिया, मिस्र और अरब पर विजय प्राप्त कर ली और पूर्वी यूरोप में भी वो वियना तक पहुंच गए 1529 में, तो उनकी नज़र हिंद महासागर पर भी पड़ी। उन्हें लगा कि पुर्तगाली उनके व्यापार और प्रभाव को चुनौती दे रहे हैं। ऑटोमन वजीर लुत्फी पाशा ने 1541 के बाद कहा भी था, पिछले सुल्तानों के तहत कई थे जिन्होंने भूमि पर शासन किया, लेकिन कुछ ही थे जिन्होंने समुद्र पर शासन किया। नौसैनिक युद्ध के संचालन में काफिर पुर्तगाली हमसे आगे हैं।
हमें उन पर काबू पाना होगा। तो क्या तुर्कों और किसी भारतीय शक्ति के बीच गठबंधन हुआ? हाँ, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने, जो पुर्तगाली खतरे से चिंतित था, ओटोमन सुल्तान को दूतावास भेजा। उसने सुल्तान को उसकी जीतों पर बधाई दी और पुर्तगालियों के खिलाफ मदद मांगी। ओटोमन शासक ने भी काफिरों से लड़ने की इच्छा जताई। दोनों के बीच दूतावासों और पत्रों का लगातार आदान प्रदान होता रहा। क्या तुर्कों ने कोई ठोस मदद भेजी? हाँ, 1529 में तुर्कों ने लाल सागर से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। फिर सुलेमान रईस के नेतृत्व में एक मजबूत बेड़ा गुजरात के बहादुर शाह की सहायता के लिए भेजा गया। बहादुर शाह ने उनका स्वागत किया और 2 तुर्की अधिकारियों को भारतीय नाम देकर सूरत और दीव का गवर्नर नियुक्त कर दिया। इनमें से एक था रूमी खान, जो बाद में एक प्रसिद्ध तोपची बना। फिर तो पुर्तगालियों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई होगी। हाँ, 1531 में पुर्तगालियों ने दमन और दीव पर हमला किया, लेकिन रूमी खान ने उन्हें खदेड़ दिया। हालांकि पुर्तगालियों ने चौल में किला बना लिया। गुजरात तुर्की गठबंधन मजबूत होता दिख रहा था, लेकिन तभी एक और घटना हुई। क्या? मुगल बादशाह हुमायूं ने गुजरात पर हमला कर दिया। इस नए खतरे से निपटने के लिए बहादुर शाह ने एक खतरनाक कदम उठाया। उसने पुर्तगालियों से मदद मांगी। पुर्तगालियों से? तुर्कों के होते हुए? हाँ, उसने पुर्तगालियों को बसीन का द्वीप दे दिया, मुगलों के खिलाफ एक रक्षात्मक आक्रामक संधि की और सबसे बड़ी बात, उन्हें दीव में किला बनाने की इजाजत दे दी। ये एक बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। पुर्तगालियों ने गुजरात में पैर जमा लिए। बहादुर शाह को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। हाँ, बहुत जल्द। जैसे ही मुगलों का खतरा टला, उसने फिर से ओटोमन सुल्तान से मदद की अपील की और दीव में पुर्तगाली किले के निर्माण को सीमित करने की कोशिश की। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और फिर उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, 1536 वो दीव में पुर्तगाली गवर्नर से बातचीत करने गया था। वहां किसी बात पर झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई, गवर्नर मारा गया और बहादुर शाह भागने की कोशिश में समुद्र में डूब गया। उसकी मौत आज भी एक रहस्य है। कई लोग इसे पुर्तगाली विश्वासघात मानते हैं। बहादुर शाह की मौत के बाद तुर्कों ने क्या किया? ओटोमन सुल्तान इस्लाम का चैंपियन होने का दावा करता था और उसने पुर्तगालियों के खिलाफ मदद भेजी भी, लेकिन वो कभी भी फारस की खाड़ी या उससे आगे पुर्तगाली स्थिति को गंभीरता से चुनौती नहीं दे पाया। उन्होंने कोई बड़ा अभियान भेजा? हाँ, 1538 सुलेमान पाशा नाम के एक 82 साल के बूढ़े कमांडर के नेतृत्व में एक बड़ा बेड़ा भेजा गया। 45 जहाज, 20,000 सैनिक। उन्होंने दीव को घेर लिया। फिर क्या हुआ? गुजरात के नए सुल्तान ने पहले तो मदद का वादा किया, लेकिन तुर्की एडमिरल के अहंकारपूर्ण व्यवहार के कारण उसने अपना समर्थन वापस ले लिया। 2 महीने की घेराबंदी के बाद जब तुर्कों को खबर मिली कि एक मजबूत पुर्तगाली बेड़ा आ रहा है, तो वो घेरा उठाकर वापस चले गए। ये तो तुर्कों की बड़ी नाकामी थी। हाँ, इसके बाद भी तुर्की खतरा लगभग 20 साल तक बना रहा। 1551 में पेरी रईस ने कालीकट के ज़ेमोरिन की मदद से मस्कट और हरमुज पर हमला किया। 1554 में अली रईस के तहत आखिरी बड़ा ओटोमन अभियान हुआ, लेकिन ये सब असफल रहे। तो अंत में क्या हुआ? अंत में 1566 के आसपास 1566 में पुर्तगालियों और ओटोमनों के बीच एक तरह का समझौता हो गया। उन्होंने मसाला और भारतीय व्यापार को आपस में बांटने और अरब सागर में संघर्ष न करने पर सहमति व्यक्त की। ओटोमनों ने अपना ध्यान वापस यूरोप की ओर केंद्रित कर लिया। इस समझौते का क्या महत्व था? इसका एक बड़ा महत्व ये था कि इसने ओटोमनों को भारत में उभरते हुए मुगल साम्राज्य के साथ पुर्तगालियों के खिलाफ गठबंधन करने से रोक दिया। अगर ऐसा होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। तो अब बात करते हैं पुर्तगालियों के समग्र प्रभाव की। भारतीय व्यापार, समाज और राजनीति पर उनका क्या असर पड़ा? क्या वो व्यापार पर पूरी तरह कब्जा कर पाए? नहीं, देखिए, इतना विशाल हिंद महासागर और उसके व्यापार पर पूरी तरह नियंत्रण करना या एकाधिकार स्थापित करना उनके बस की बात नहीं थी। हाँ, उन्होंने कुछ चीजों जैसे काली मिर्च, हथियार, गोला बारूद और युद्ध के घोड़ों पर शाही एकाधिकार करने की कोशिश जरूर की। और बाकी चीजों के व्यापार के लिए वो काटा सिस्टम क्या था? हाँ, काटाज। बाकी वस्तुओं के व्यापार के लिए भारतीय या एशियाई जहाजों को पुर्तगाली अधिकारियों से एक परमिट लेना पड़ता था, जिसे काटाज कहते थे। इसके लिए फीस देनी पड़ती थी। पूर्वी अफ्रीका जाने वाले जहाजों को गोवा से गुजरने और वहां सीमा शुल्क देने के लिए भी मजबूर किया जाता था। और अगर कोई मना कर दे? पुर्तगालियों ने खुद को ये अधिकार दे रखा था कि वो किसी भी जहाज की तलाशी ले सकते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं उसमें निषिद्ध सामान तो नहीं है। अगर कोई जहाज इनकार करता या बिना काटास के पाया जाता तो उसे युद्ध का इनाम मानकर या तो डुबो दिया जाता था या कब्जा कर लिया जाता था और उसके चालक दल को गुलाम बना लिया जाता था। इससे लगातार टकराव बना रहता था। तो क्या उन्होंने एशिया के स्थापित व्यापार नेटवर्क को बदल दिया? पूरी तरह नहीं,
गुजराती और अरब व्यापारी अभी भी सबसे आकर्षक व्यापार मार्गों पर हावी थे, और यूरोप के लिए भी वो काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर लंबे समय तक एकाधिकार नहीं रख पाए। शुरुआती कुछ दशकों के बाद 16वीं सदी के अंत तक स्थल मार्गों और लाल सागर के रास्ते से लिवांट और मिस्र के बाजारों में मसालों की आपूर्ति पहले जितनी ही बड़ी हो गई थी। ऐसा कैसे हुआ? एक तो मुगल और साफविद जैसे महान एशियाई साम्राज्यों ने जमीनी व्यापार को बढ़ावा दिया। दूसरे, चालाक गुजराती व्यापारियों ने अक्षय सुमात्रा से मिस्र तक मसालों का एक नया समुद्री आपूर्ति मार्ग खोज लिया, जो लक्षद्वीप और लाल सागर से होकर जाता था, जहां पुर्तगाली नौसेना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती थी। क्या वो गोवा को एशिया का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना पाए? नहीं, वो गोवा को इतना विकसित नहीं कर पाए कि वो कैम्बे या सूरत जैसे बंदरगाहों की जगह ले सकें। हाँ, उन्होंने मालाबार तट के व्यापार और बंगाल से होने वाले समुद्री व्यापार पर जरूर बुरा असर डाला, खासकर चटगांव जैसे बंदरगाहों पर उनकी लूटपाट से। लेकिन क्या उन्होंने कुछ नए व्यापार मार्ग खोले? हाँ, ये उनका एक सकारात्मक योगदान कहा जा सकता है। उन्होंने जापान के साथ भारत का व्यापार शुरू किया, जहां से तांबा और चांदी आती थी। फिलीपींस के साथ भी व्यापार शुरू किया। फिलीपींस से भारतीय कपड़ों को दक्षिण अमेरिका ले जाया जाता था और बदले में वहां से चांदी लाई जाती थी। ये दिखाता है कि नौसैनिक शक्ति कैसे स्थापित व्यापार को बाधित कर सकती है, लेकिन नई व्यापारिक लाइनें भी खोल सकती है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनका क्या प्रभाव रहा? क्या वो यूरोप का नया ज्ञान भारत लाएं? बहुत सीमित। देखिए, वो यूरोप में पुनर्जागरण के बाद विकसित हो रहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भारत में प्रसारित करने का माध्यम नहीं बन सके। शायद इसलिए भी कि पुर्तगाल खुद पुनर्जागरण से बहुत गहराई से प्रभावित नहीं हुआ था। बाद में जब कैथोलिक चर्च में धार्मिक प्रतिक्रिया मजबूत हुई तो जेजुएट पादरी जेजुएट्स भारत आए। जेसुइट्स, उन्होंने क्या किया? हालांकि जेजुएट्स खुद नए विज्ञान के ज्यादा पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्होंने अनजाने में एक महत्वपूर्ण काम किया। वो मध्य अमेरिका से कुछ नई कृषि उपजें भारत लाए, जैसे आलू, तंबाकू, मक्का, मूंगफली वगैरह। पोटैटो, टोबैको, मेज, पीनट एटसेट्रा। ये फसलें धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई और आज हमारी खेती और खानपान का अहम हिस्सा है। हाँ, आलू और मक्का के बिना तो भारतीय खाने की कल्पना करना भी मुश्किल है। अच्छा, तालीकोटा के युद्ध 1565 के बाद पुर्तगालियों की स्थिति पर क्या असर पड़ा? विजयनगर की हार ने दक्कनी सल्तनतों को एक मौका दिया कि वो मिलकर पुर्तगालियों को हटाने का एक ठोस प्रयास करें। देखिए, जब तक विजयनगर दक्षिण में बीजापुर के लिए खतरा बना हुआ था, तब तक बीजापुर के लिए पुर्तगालियों से शांति बनाए रखना जरूरी था, क्योंकि पुर्तगाली घोड़ों के व्यापार को नियंत्रित करते थे और उनसे दुश्मनी का मतलब था व्यापार का विजयनगर की तरफ मुड़ जाना। तो विजयनगर की हार के बाद उन्होंने क्या किया? 1570 में बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने अहमदनगर के सुल्तान के साथ समझौता किया। कालीकट का जमोरिन भी इस गठबंधन में शामिल हो गया। उन्होंने मिलकर तय किया कि वो अपने अपने इलाकों में पुर्तगाली ठिकानों पर एक साथ हमला करेंगे। आदिल शाह ने गोवा पर हमले का नेतृत्व किया और अहमदनगर के निजाम शाह ने चोल को घेर लिया। क्या वो सफल हुए? नहीं। एक बार फिर पुर्तगाली सुरक्षा, जिसे उनकी नौसेना का समर्थन प्राप्त था, बहुत मजबूत साबित हुई। दक्कनी सल्तनतें उन्हें हटा नहीं पाईं। पुर्तगाली भारतीय समुद्र और दक्कन तट के स्वामी बने रहे। तो दोस्तों, ये थी लगभग 200 सालों की कहानी, जिसमें हमने दक्षिण भारत के दो महान साम्राज्यों विजयनगर और बहमनी के उत्थान, उनके आपसी संघर्ष, उनकी कला, संस्कृति, प्रशासन और अंततः उनके पतन को देखा। और साथ ही देखा कि कैसे यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल ने हिंद महासागर में अपनी जगह बनाई। हाँ, अब अगर हम इस पूरे अध्याय के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में देखें तो कुछ बातें उभर कर आती हैं। पहला, विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों ने लगभग 2 शताब्दियों तक दक्षिण भारत पर प्रभुत्व बनाए रखा और इस दौरान कला, वाणिज्य और प्रशासन का विकास किया। दूसरा, इनके बीच संघर्ष के मुख्य केंद्र थे तुंगभद्रा दोआब, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कोंकण तट, जो घोड़ों के आयात के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण था। तीसरा, विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी, जिनका संबंध मोहम्मद तुगलक और गुरु विद्यारण्य से जुड़ा है। चौथा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की और फिरोज शाह जैसे शासकों ने इसका विस्तार किया और प्रशासन में हिंदुओं को भी शामिल किया। पांचवा, कुछ प्रमुख शासकों के नाम याद रखले जरूरी हैं।
विजयनगर से देवराय प्रथम और द्वितीय, जिन्होंने सैन्य और सिंचाई सुधार किए और जिनके समय में विदेशी यात्री आए, और खासकर कृष्णदेव राय, जो विजयनगर के चरमोत्कर्ष के प्रतीक हैं, कला और साहित्य के महान संरक्षक। बहमनी सल्तनत से फिरोज शाह बहमन, एक विद्वान शासक, और महमूद गवान, एक प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री। छठा, महमूद गवान, जो एक ईरानी व्यापारी से प्रधानमंत्री बना, उसने बहमनी सल्तनत का विस्तार किया, गोवा, दाभूल पर कब्जा, प्रशासनिक सुधार किए 8 तरफ, बिदर में मदरसा, लेकिन अफाकी दक्कनी गुटबाजी का शिकार होकर 1482 में मारा गया। 7वां, गवान की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य 5 सल्तनतों में टूट गया: गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर। 8वां, कृष्णदेव राय का युग विजयनगर का स्वर्णकाल था। सैन्य शक्ति, कला साहित्य का संरक्षण, खासकर तेलुगु, और केंद्रीकृत प्रशासन के प्रयास। 9वां, तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 1565 एक निर्णायक मोड़ था। राम राजा की कूटनीति विफल रही। दक्कनी सल्तनतों के संघ ने विजयनगर को विनाशकारी हार दी, जिससे साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। 10वां, विजयनगर के प्रशासन में नायक प्रणाली एक महत्वपूर्ण तत्व थी, लेकिन ये उसकी कमजोरी भी बनी। अर्थव्यवस्था में शहरी जीवन और व्यापार का विकास हुआ, हालांकि आम लोगों की स्थिति शायद उतनी अच्छी नहीं थी जितनी विदेशी विवरणों से लगती है। 11वां, पुर्तगालियों का आगमन, वास्को डी गामा 1498। यूरोप में मसालों की मांग, तुर्क शक्ति के उदय और समुद्री तकनीक में प्रगति जैसे कारकों का परिणाम था, जिसमें हेनरी द नेविगेटर की भूमिका अहम थी। 12वां, पुर्तगालियों ने समुद्री वर्चस्व और व्यापार एकाधिकार कारताज प्रणाली की नीति अपनाई। गोवा पर कब्जा 1510 और मलक्का, होर्मुज जैसे स्थानों पर किले बनाना उनकी रणनीति का हिस्सा था। 13वां, उन्होंने ऑटोमन तुर्कों और उनके भारतीय सहयोगियों मिस्र, गुजरात से नौसैनिक संघर्ष किया, जैसे दीव की घेराबंदी 1538, और अंततः अपनी समुद्री श्रेष्ठता बनाए रखी। हालांकि 1566 में तुर्कों से एक समझौता भी हुआ। 14वां, पुर्तगालियों का प्रभाव मिला जुला रहा। वो व्यापार पर पूरी तरह एकाधिकार नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने व्यापार मार्गों को बाधित किया और कुछ नई व्यापार लाइनें जापान, फिलीपींस खोलीं। उनका सबसे स्थायी योगदान आलू, मक्का, तंबाकू जैसी नई फसलों को भारत लाना था। विज्ञान और तकनीक का आदान प्रदान सीमित रहा। बिल्कुल। अब यहाँ एक सोचने वाली बात यह है, जरा सोचिए, क्या होता अगर 1565 में तालीकोटा की लड़ाई का नतीजा अलग होता? मान लीजिए राम राजा की कूटनीति सफल रहती, या विजयनगर की सेना जीत जाती, या उससे भी पहले अगर भारतीय शासकों ने, चाहे वो विजयनगर हों या बहमनी सल्तनतें, पुर्तगालियों द्वारा प्रस्तुत नौसैनिक चुनौती को वक्त रहते समझ लिया होता और उसका मुकाबला करने के लिए अपनी नौसेना विकसित की होती। क्या दक्षिण भारत और शायद पूरे भारत का इतिहास कुछ अलग नहीं होता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये चैप्टर यूपीएससी के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे आयाम जुड़े हुए हैं। मध्यकालीन भारत, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और पतन, उनकी प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्थाएं, कला संस्कृति, और फिर यूरोपीय शक्तियों का आगमन और उसका भारत पर प्रभाव। ये सब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कोर टॉपिक्स हैं। हाँ, और हमने आज कोशिश की कि हर डिटेल, हर बारीकी आप तक पहुंचे। इसे सिर्फ तथ्यों की तरह रटना नहीं है, बल्कि उस दौर की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और उसमें शामिल किरदारों की मंशाओं को समझना है। बिल्कुल। कृष्णदेव राय की महानता और उनकी रणनीतिक चूक, महमूद गवान की प्रतिभा और उसका दुखद अंत, राम राजा की आक्रामक कूटनीति के परिणाम, पुर्तगालियों की दूरदर्शिता और उनकी क्रूरता, ये सब हमें इतिहास से बहुत कुछ सिखाते हैं। इस चर्चा को दोबारा सुनें, अपने नोट्स बनाएं और घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करें। ये समझ न सिर्फ आपको यूपीएससी में बढ़त दिलाएगी, बल्कि जिंदगी में भी रणनीतिक फैसले लेने और इतिहास की गलतियों से सीखने में मदद करेगी। So what does this all mean for your preparation? It means building a solid foundation with deep understanding. हाँ, एक मजबूत नींव, गहरी समझ के साथ। यूपीएससी यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। आपके कोई भी सवाल या विचार हों तो नीचे कमेंट्स में लिखें, हम ज़रूर पढ़ेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसी और महत्वपूर्ण चर्चाओं से जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।